थ्योरी पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, आज से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम शुरू कर रहे हैं। एक और बहुत जबरदस्त सेगमेंट। यदि हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ही खत्म होगा वैसे ही एक तरह से हमारे पास सिलेबस खत्म होने की अलार्मिंग बेल आ जाएगी। जी हाँ, लगभग सिलेबस खत्म होने की और हाँ नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ यदि आप मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा हाँ क्या कहते हैं सेगमेंट रह जाता है जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद फटाफट से बहुत सारे चैप्टर्स जो बचे हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं बचे हुए, जो भी बचे हुए हैं अलजेब्रा के, क्योंकि ट्रिगो हम कंप्लीट कर चुके हैं, कैलकुलस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होगा सिर्फ अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स बाकी रहेंगे, क्योंकि अलजेब्रा के भी कुछ टॉपिक्स तो हम कर ही चुके हैं। क्वाड्रेटिक कर चुके हैं, सीक्वेंस सीरीज कर चुके हैं, डिटरमिनेंट अभी अभी हमने खत्म किया है। जी हाँ, मैट्रिसेस बहुत आसान चैप्टर है। पूरा जेई मेंस के हिसाब से बात करें तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी जैसा मैंने आपसे कहा था, थोड़ा सा हाँ ऐसा टॉपिक है जिसमें समय मेंस के हिसाब से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, हाँ, क्योंकि मेंस में आसान क्वेश्चन आते हैं और एडवांस में इसका क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बचता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल, दोनों भी मेंस के हिसाब से बहुत आसान है। वेक्टर थ्योरी तो बहुत छोटा सा बहुत आसान सा टॉपिक है यदि जेई मेंस के हिसाब से, यानी हमारे टीएससी पार्ट 1 के हिसाब से बात करें तो। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट खत्म होगा, टीएससी पार्ट 1 हमारा एक तरह से खत्म होना, हाँ मतलब लगेगा कि बस खत्म है जी हाँ। लेकिन अब आप समझिए कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसी फीलिंग आती है। कैलकुलस मिनिमम कम से कम कहें तो भी 35% ऑफ जेई पेपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम से कम बात की जाए तो 25% यानी 60% लगभग हम कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ ट्रिगो हमने कंप्लीट कर लिया है, लगभग 5 से 7% मिनिमम वो भी दिखता है। जी हाँ, और थोड़ा सा हम अलजेब्रा भी कर चुके हैं, तो लगभग जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है 70 से लेके 75% सिलेबस जो है वो आपका खत्म है। मिनिमम बोल रहा हूं ये, जी हाँ, सेफर साइड में रहते हुए बोल रहा हूं। तो आप सोचिए कि ये जैसे खत्म होगा हमारा सिलेबस बिल्कुल हमें फील होना शुरू होगा, खत्म हो जाएगा। और ये एक और बात आपको बता रहे हैं कि यदि जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो कैलकुलस के बाद में यदि कोई स्कोरिंग सेगमेंट है तो वो है वेक्टर थ्योरी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, ज्योमेट्री चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो बहुत आसान है, और ये जेई मेंस के हिसाब से स्कोरिंग हाँ सेगमेंट है। एडवांस में जरूर हम यहाँ कहीं ना कहीं 2D में थोड़ा फंस जाते हैं कई बार कुछ क्वेश्चन में, लेकिन वहां भी 3D तो बहुत ही आसान है, वेक्टर थ्योरी तो वहां भी आसान है। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि भाई हाँ हमारा जो स्ट्रेट लाइन पहला चैप्टर है, पॉइंट स्ट्रेट लाइन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसी में हम लास्ट में पेयर ऑफ लाइन की बात करेंगे, फिर सर्कल, फिर आपको पता है कोनिक, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। जी हाँ, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। यदि आप एनसीईआरटी के हिसाब से क्यों मैथ्स जो है वो ऐसा कहा जाता है कि भाई इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, खाली बोर्ड या खाली एनसीईआरटी करके मैथ्स जेई का आप नहीं निकाल सकते हैं। आप सब ने तो 12th किया हुआ है, कुछ इक्के दुक्के लोग हैं जिन्होंने शायद नहीं किया जो इस साल देंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने 12th किया हुआ है, या 11th तो लगभग सभी ने किया हुआ है। और जितना मुझे याद है शायद कोनिक्स जो है वो कोनिक जो है आपके एनसीईआरटी में यानी बोर्ड में 11th में है। आप कोनिक पढ़े होंगे। कोनिक यदि आप एनसीईआरटी का पढ़ के चले जाओगे ना तो आपको कोनिक का हर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नजर आएगा जेई का। ये तो सिलेबस में ही नहीं था। हाँ जी हाँ, ऐसा ही होगा। एक्चुअली मैथ्स इसीलिए कहा जाता है कि मैथ्स का किसी भी तरह का कोई मैच नहीं है। यदि हम बोर्ड सिलेबस की बात करें या बोर्ड बुक्स की बात करें या क्या कहते हैं एनसीईआरटी की बात करें और जेई की बात करें, किसी तरह की कोई मैच नहीं है। बहुत डिफरेंस है, बहुत, जी हाँ बहुत डिफरेंस है। जहां बोर्ड या एनसीईआरटी खत्म कर देता है, जेई तो वहां से शुरू भी नहीं करता है। जबकि हम देखते हैं, मैं तो हाँ मतलब मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, केमिस्ट्री मतलब हाँ मेरे लिए एक तरह से काला अक्षर भैंस बराबर। ये अलग बात है कि हाँ जब मैंने इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग टेस्ट दिया था तब हाँ मेरे केमिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा थे। वो सबके ही आते हैं, कोई ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट ये तो हाँ पैटर्न है कि मैक्सिमम लोग केमिस्ट्री में ही जो है सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। लेकिन मैंने केमिस्ट्री में वहाँ लीस्ट एफर्ट लगाया था और केमिस्ट्री लिटरली आज भी मुझे डर लगता है। जी हाँ, लेकिन फिर भी जो मैं सुनता हूँ काफ़ी समय से, पिछले हाँ 8-9 साल से, तो मैं रेगुलरली हर साल सुनता हूँ कि एनसीईआरटी से आ रहा पेपर। इवन इफ
कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हुई हैं कि हाँ फैकल्टीज़ ने पढ़ाया ही नहीं, वो क्यों पता नहीं, बट एनसीईआरटी में था वो, और एनसीईआरटी में था और उन्होंने उठा लिया और उन्होंने दे दिया। मैं आपसे हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम की एक खासियत है कि जो पेपर सेटर है, जो पेपर फ्रेम करता है, डिज़ाइन करता है, उसको सभी बच्चों की मेंटालिटी, साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है। टीचर्स की मेंटालिटी, साइकोलॉजी उसको बहुत अच्छे से पता है। कोचिंग्स कैसे चीज़ों को डील करते हैं वो उसे बहुत अच्छे से पता है। कौन क्या छोड़ के निकलता है, कौन क्या किस लेवल तक बताता है, उन्हें वो सारी चीज़ें पता हैं। और जब वो पेपर फ्रेम कर रहे होते हैं तो स्क्रूटनिंग के लिए कि यार इस लेवल का बच्चा इस क्वेश्चन से बाहर हो जाना चाहिए, इस लेवल का बच्चा इस क्वेश्चन से बाहर हो जाना चाहिए, ये सारी कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के पेपर फ्रेम करते हैं। तो मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को, जिनको कि मैक्सिमम लोग नज़रअंदाज करते हैं, उनको नज़रअंदाज मत करो, आप मैक्सिमम लोगों से आगे निकल जाओगे। जो सब और हम का डिफरेंस मैं बार बार बोलता हूँ वो क्रिएट हो जाता है। बड़ी बड़ी चीज़ों से हाँ उतना सब कुछ नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो नींव है, एक तरह से बेसिक्स हैं, वो बहुत काम के होते हैं इस एग्ज़ाम में। चलिए जी, आज हम शुरू करेंगे एक तरह से पॉइंट का हम थ्योरी देखेंगे, पॉइंट जो है क्या है, और हाँ सेक्शन फार्मूला, फिर ट्रायंगल के स्पेशल पॉइंट और एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ, आज की थ्योरी में हम इसी की बात करने वाले हैं। वैसे आप सब ज्ञानी लोग हैं जैसा मैंने कहा, तो आप सबको पता है कि यहाँ हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेरी अभी भी कोशिश वही रहेगी जैसा हर चैप्टर में रहती है कि बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया जाए। तो आप सबको पता है मेरे बच्चे, यहाँ पर ये आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन बोलते हैं, ये भी आप सबको पता है। दोनों ही एक्सिस राइट एंगल पर होते हैं, ये भी आपको पता है। और आप सब ये भी जानते हैं कि प्लेन में, पूरे प्लेन में कुछ भी हो, हम इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। और सबसे बेसिक कंपोनेंट जो हमारे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वो है पॉइंट। और आप सभी जानते हैं कि यदि मुझे इस प्लेन में इस पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो इसका एक एड्रेस चाहिए। और इसका एड्रेस जो है वो देने के दो तरीके होते हैं कि आप जो है ये बता दो कि भाई एक्स एक्सिस में पॉजिटिव या नेगेटिव किस डायरेक्शन में कितना चलना है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव या नेगेटिव किस डायरेक्शन में कितना चलना है। यदि आप ये बता दोगे तो हम पॉइंट पी तक पहुंच जाएंगे। जैसे जो अभी मैंने स्केच किया है उसमें बता दूं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इतना चलो, फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इतना चलना, आप पॉइंट पी पर पहुंच जाओगे। अब चाहे पहले एक्स चलो बाद में वाई चलो, चाहे पहले वाई चलो बाद में एक्स चलो, आपको डायरेक्शन बता दी गई, डिस्टेंस बता दी गई, आप पॉइंट पी तक आराम से पहुंच जाएंगे। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं कि जैसे ये वाला डिस्टेंस से मेरे बच्चे x है और ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए y है, यानी ये पैरामीटर x है, ये पैरामीटर y है। तो यदि मैं इस p का एड्रेस बना दूं कि x, y, तो ये p यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यूनिकली लोकेट किया जा सकता है। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो x है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली क्या बता रहा होता है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस। जी हाँ, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ये आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस बताता है। x को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, y को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इन दोनों के एक एक नाम और हैं, आप सबको पता है। x को एब्सिसाई बोलते हैं और इसी तरह से y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सब हम पहले भी यूज कर चुके हैं, तो इन सबको लिखने का कोई सेंस नहीं, लेकिन मैंने बता दिया है कि ऐसा होता है। मेरे बच्चे, एक और तरीका हमारे पास p को यूनिकली लोकेट करने का होता है। वो तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको फटाफट से यहीं पर बता देता हूं। यदि मैं आपको दे दूं कि आपको p तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे चलना पड़ेगा और ये भी बता दूं किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, मैं आपसे कह दूं कि भाई आपको p तक पहुंचना है तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इतने एंगल पर इतना चल जाओ, पहुंच जाओगे p तक। तो जी हाँ, एड्रेस देने का एक और तरीका हमारे सामने आ गया और वो है r, थीटा। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, और ये बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स।
पोलर कोऑर्डिनेट्स में r बताता है पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और थीटा बताता है कि ओरिजिन और पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से इंक्लिनेशन। जी हाँ, ये दोनों तरीके जो हैं सफिशिएंट हैं पॉइंट को लोकेट करने के लिए। फिर मुझे दिख रहा है यहां से इस वाले ट्रायंगल में कि ये मेरे बच्चे यदि x है तो ये तो r cos थीटा है, ये y है तो ये r sin थीटा है। इसका मतलब x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो r cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, y जो है वो r sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो मैं ये जो x y है इसको भी मैं r cos थीटा r sin थीटा लिख सकता हूं। जी हाँ, ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहां पर आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट समथिंग अल्फा कॉमा 0 के फॉर्मेट में होंगे। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वाई की डायरेक्शन में चलना ही नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पर है तो भैया इसके कोऑर्डिनेट समथिंग 0 कॉमा बीटा होंगे। इसी तरह से आप सब ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू कांस्टेंट जैसी होगी, और यहां पर y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस पूरी लाइन के हर पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। इसी तरह से यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहां पर यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस पर y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, y इज इक्वल्स टू k जैसी उसकी इक्वेशन होगी। हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एक फिक्स वैल्यू ले रहा होगा, वो क्या होगी k। यदि कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, x इक्वल्स टू लैम्डा जैसी, और x इक्वल्स टू लैम्डा में हमें पता है कि इस पूरे लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा और वो लैम्डा के बराबर होगा नहीं होगा। जी हाँ, ये सारी जानकारी आपके पास है। आप सब ये भी जानते हैं कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, सेकंड वाले में x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा। जी हाँ, ये सारी जानकारी आपके पास है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे और अगला सेक्शन देखते हैं और वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से आता है कि क्या होता है कि भाई यदि आपको p और q दो पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी हो, से p है x1 y1, q है से x2 y2, तो फिर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस pq जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाता है। इसको प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है कि ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो आप जो है ये देखोगे तो ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है, और इस वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास आपका रिजल्ट होगा। जी हाँ, यदि यही पॉइंट मेरे बच्चे r थीटा की फॉर्म में दे दिए जाएं, r1 थीटा 1 और r2 थीटा 2, तो फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और वो डिस्टेंस आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसके इक्वल होगी। ये डिस्टेंस किसके इक्वल आप निकाल सकते हैं कि r1 थीटा 1 r2 थीटा 2 तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। बताइए क्या होगा, याद है कुछ? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। कैसे निकालोगे? कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इससे मैं लिख लूंगा r1 cos थीटा 1, इसको r2 cos थीटा 2, इसको r1 sin थीटा 1, इसको r2 sin थीटा 2। स्क्वायर करेंगे तो r1 स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर भी आएगा, कॉस स्क्वायर भी आएगा, वो आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ मिलेगा 2r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, यहाँ मिलेगा r1 r2 sin थीटा 1 sin थीटा 2, माइनस आपके पास है और 2r1 r2, और आपके पास cos a प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला होगा, और cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 आपके पास ये आ जाएगा। एक और तरीके से आप इस वाले को प्रूव कर सकते हैं क्या कि बच्चे ये r1 है और ये r2 है, इस पर आप क्या कहते हैं कोसाइन रूल लगा दें। इस पे कोसाइन रूल लगाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। cos a आपको पता होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। जी हाँ, वही आप यहां लगाओगे तो ये आपके पास pq की लेंथ पोलर फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट x, y के डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। अब बात करते हैं बच्चे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, जी हाँ, सेक्शन फॉर्मूले में हम दो तरह के क्या कहते हैं डिवीजन देखेंगे, वो भी आपको पता है कि p x1 y1 और q x2 y2 आपके पास है, और एक पॉइंट कोई r है जो इसे m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है, और उस r के कोऑर्डिनेट से x, y हैं, तो हम यहाँ पर उस r के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं x, y क्या कि वो होगा मेरे बच्चे
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, इसी तरह से एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। यही होगा? जी हाँ, बिल्कुल यही होगा। और यहां भी यदि आपको हाँ प्रूव करना है कैसे, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि भाई यहां पर आपको ऐसे ये ट्रायंगल बना लेने हैं। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इन दोनों साइड का रेशो मेरे पास है, तो मेरे पास इन दोनों साइड का रेशो भी आ जाएगा, इन दोनों साइड का रेशो भी आ जाएगा। ये वाली डिस्टेंस मुझे दिख रही है y2 माइनस वाई, हाँ y है, ये y माइनस y1 है, इनका ये प्रोपोर्शनल होंगे। इसको मैं m बाय n के इक्वल रखूंगा, तो फिर वहां सिंप्लीफाई करेंगे y के लिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये मुझे दिख रहा है x माइनस x1 है, ये x2 माइनस x है, फिर इन दोनों का रेशो मुझे पता है m बाय n है, तो भाई यहां पर भी x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि एक a और b दो पॉइंट को 2:1 के रेशो में डिवाइड करने वाले कितने पॉइंट होंगे, तो भैया आंसर है 2। ए से बी वाले सेगमेंट को ए की तरफ से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे। एक होगा पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन और एक होगा पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ये पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन हमने लिख लिया। पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन की भी बात करें तो एक्सटर्नल डिवीजन मेरे बच्चे यहां पर कुछ नहीं, बहुत आसान है। ऐसे कैसे, जैसे हमने यहां किया है एक्सटर्नल डिवीजन कर देते हैं हम। से ये A है, ये आपके पास मान लीजिए B है, और ये पॉइंट से आपके पास C है। इस बार C जो है वो AB को m:n के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये लेंथ यदि m है तो ये लेंथ जो है वो n है, ऐसा बोला हुआ है। तो ऐसे केस में यदि बच्चे मेरे आपके पास a x1, y1 है और b x2, y2 है और c मान लीजिए x, y है, तो इस c के कोऑर्डिनेट्स जो x, y हैं ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। जी हाँ, बस क्या फर्क पड़ा कि जो इंटरनल डिवीजन है उसी में प्लस की जगह दोनों जगह आप माइनस लगा दोगे तो वो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको भी प्रूव आप वही आप दो सिमिलर ट्रायंगल से कर सकते हैं, या एक और तरीके से आप इसको हाँ प्रूव कर सकते हैं कि हम इसको अलग तरीके से देखें, देखने का नजरिया बदल दें। नजरिया कैसे बदल दें? हम ये नहीं कह रहे हैं कि C m:n के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को। मैं तो ये कह रहा हूं कि B जो है वो AC को m-n के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से B के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूं। जब उसको x2 y2 के इक्वल करेंगे और xy के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। जी हाँ, इसको एक और चीज की यहां इस फॉर्मूले को भी देखने का नजरिया बदल के देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, m प्लस माइनस n, कुछ ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी। तो मैं ये देख रहा हूं कि m:n का जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो एक्चुअली m:-n या माइनस m/n का इंटरनल डिवीजन। जी हाँ, 1:2 का एक्सटर्नल डिवीजन एक्चुअली -1/2 या 1:-2 का एक्सटर्नल डिवीजन, यानी नेगेटिव रेशो आ जाए इसका मतलब इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये चीज भी हमारे बहुत काम की है और बहुत काम आने वाली है। बच्चे मेरे यहां से मुझे एक और चीज दिख रही है, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में m और n दोनों की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हम, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 ली तो ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? 1:1 का एक्सटर्नल डिवीजन डिफाइन नहीं है, लेकिन 1:1 का इंटरनल डिवीजन डिफाइन है। और 1:1 के डिवीजन का मतलब मिड पॉइंट। जी हाँ, यदि हमारा पॉइंट R जो है वो PQ को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब R जो है PQ का मिड पॉइंट है। क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम शुरू किए हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कहें तो मैं साक्षात दंडवत करके आप जो है वो रिक्वेस्ट कर लूं आपके सामने, क्या कि भाई आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाएं तो स्केच बना के लगाएं। जी हाँ, यदि आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाए ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आप स्केच बना के लगाएं। आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, 1 2 3 5 के बीच में आप 1 2 मार्क करो, 3 5 मार्क करो, डिस्टेंस ये लाइन बनाओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ।
स्केच बनाने की प्रैक्टिस जो है वो जितनी जल्दी हो सके उसको अडॉप्ट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से या किसी फॉर्मूले से कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे स्केच बनाएंगे वैसे ही चीजें दिखने लगेंगी। जी हाँ, गूगल मैप है एक तरह से हमारा स्केच, वो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कैसे चलना चाहिए उसकी डायरेक्शन बता रहा होगा, और ये भी बता रहा होगा कौन सा टोल फ्री डायरेक्शन है और कौन सा है जहाँ पे टोल लगने वाला है, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पर डाइवर्जन है। जी हाँ, जब हम स्केच बनाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, और आप सब जानते हैं दिखने का तो अलग ही मजा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे हमेशा स्केच बनाएंगे। मैं आपको स्केच बनाने का एक और फायदा यहाँ सेक्शन फॉर्मूले में दिखाता हूँ। कौन सा x1 y1 है, कौन सा x2 y2 है, कहां से m ले कहां से n ले, कुछ नहीं, आप स्केच बनाओ। इस रेशो को अपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, इसको अपोजिट से करना है। देखो आप m x2 प्लस n x1, m y2 प्लस n y1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है रेशो और कोऑर्डिनेट्स का। जी हां, यदि ये समझ गए तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं स्केच बनाए बिना नहीं चलना है। ये तो हो गया बच्चे कि अब मैं आपको यदि a भी दे दूं और c किस रेशो में किस तरह से डिवाइड कर रहा है इंटरनली एक्सटर्नली, तो आप मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। इसका उल्टा सोचें, मैंने आपको ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, सी भी दे दिया, और कहा कि भाई ए सी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, नेचर भी नहीं बताई, आप मुझे रेशो बता दो। कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। लेट द रेशो बी k:1। आप ऐसे केस में क्या करेंगे कि रेशो को k:1 मान लेंगे। अब रेशो k:1 मान के आप क्या करेंगे, इंटरनल डिवीजन का ही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, और ये वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपने ये निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ k। अब उसने तो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं उनसे इक्वेट कर दो इनको, k की इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लो। अब वो k की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब आपने जो इंटरनल डिवीजन एज्यूम किया है वो इंटरनल डिवीजन ही है। लेकिन यदि k की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपको पता है भैया नेगेटिव रेशो का इंटरनल डिवीजन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। बस, तो जैसे आपने क्या किया कि लेट द रेशो बी k:1, आपने k के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए सेक्शन फॉर्मूले से, इंटरनल डिवीजन के सेक्शन फॉर्मूले से, दिए हुए कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दिया, k की वैल्यू निकाली। k यदि मान लीजिए 5/7 आ गया तो इसका 5:7 के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। k का वैल्यू -3/2 आ गया, इसका मतलब 3:2 के रेशो में एक्सटर्नल डिवीजन है। बस, ये बहुत आसान होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं मेरे बच्चे सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के स्पेशल पॉइंट्स। अब ट्रायंगल के स्पेशल पॉइंट्स में सबसे पहली बात करते हैं, हम बात करेंगे सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड के लिए ध्यान रखना है कि भाई दिस इज मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ट्रायंगल के जो मीडियंस बनेंगे उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है वही जो है हमारा सेंट्रॉइड होगा। मैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं लिखता हूं, मीटिंग पॉइंट लिखता हूं, क्योंकि मीटिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, मीटिंग हो रही है साहब, है अब किस किस की हो रही है वो तो आप भी जानो, चलिए कोई नहीं। तो यहां पर मीटिंग पॉइंट जो है यानी तीनों मीडियन जो है उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, तीनों मीडियन ट्रायंगल के एक ही पॉइंट से पास होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और मीडियन क्या होता है ये तो बताने की जरूरत ना है लल्ला, बिल्कुल नहीं है जी, आप तो बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। हमें ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स के, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है। मीडियन होता है मेरे बच्चे किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन। तो BC का मिड पॉइंट हमने D ले लिया। इसी तरह से यहां मान लीजिए हमने AC का मिड पॉइंट जो है वो E ले लिया, तो फिर ये AC का मिड पॉइंट है। और ऐसे ही मान लीजिए हमने यहां पर ये पॉइंट F जो है वो AB का मिड पॉइंट है।
तो तीनों के तीनों हाँ क्या कहते हैं मीडियन जो है वो कॉन्करेंट होंगे और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ही क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। नॉर्मली जी से लिखते हैं, जी से इसलिए लिखते हैं क्योंकि यही किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है। ठीक है जी हाँ, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके सेंट्रॉइड पर ही होता है। इवन इफ हर 2D हाँ बॉडी जो भी है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो हाँ क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, कैसा भी सरफेस है, उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो इतनी फिजिक्स तो आती है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हमेशा सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके सेंट्रॉइड पर ही होता है। और सेंट्रॉइड कैसे निकल के आता है? सेंट्रॉइड कुछ नहीं बच्चे, यदि आपको जी निकालना है तो ये सेंट्रॉइड होता है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। जी हाँ, यदि हम किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड निकालेंगे तो सिग्मा x अपॉन एन और सिग्मा y अपॉन एन। यहाँ तो ट्रायंगल है इसलिए तीनों का सम अपॉन 3, और यहाँ यदि यही क्वाड्रिलेटरल होगा तो हाँ अपॉन 4 हो जाएगा, पेंटागन होगा तो सिग्मा x अपॉन 5 हो जाएगा। जी हाँ, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर ये आया कहाँ से? कुछ नहीं, बहुत आसान है, कुछ चीजें हमें यहाँ भी ध्यान रखनी है। एक चीज तो ये कि ये तो मिड पॉइंट है डी, किसका? x2 और x3 का। तो मेरे बच्चे ये x2 प्लस x3 बाई 2 बन गया, ये y2 प्लस y3 बाई 2 बन गया, मिड पॉइंट निकाल लिया हमने सेक्शन फॉर्मूले से। फिर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है वर्टेक्स के साइड से। वर्टेक्स के साइड से सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मेरे बच्चे मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे बच्चे मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है वो भी मेरे पास है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, जी मिल जाएगा। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? इस रेशियो को अपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बाय दिस प्लस दिस, यही तो है। तो 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, ये बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस 1 3, ये आ गया। यहां ये चीज ध्यान रखनी है, नहीं आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्या कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को हमेशा पॉइंट की यानी वर्टेक्स की साइड से 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, सेंट्रॉइड की एक और खासियत होती है, क्या खासियत होती है वो भी आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये है तो यहां पे ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG is equals to area of triangle ACG is equals to area of triangle BCG। जी हाँ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। यानी सेंट्रॉइड को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करने से जो 3 ट्रायंगल बनेंगे वो सेम एरिया के होंगे। यही तो रीजन है सेंटर ऑफ मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यदि मास का है तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा है, देखिए तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपको तीनों वर्टिसेस देके सेंट्रॉइड तो नहीं पूछेगा। जेई ने एक बार पूछा है सेंट्रॉइड, लेकिन उसने इसी कलाकारी के साथ पूछा है कि भाई उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो जिसको तीनों पॉइंट से ज्वाइन करने से 3 सेम एरिया के ट्रायंगल बनते हैं। यानी सेंट्रॉइड का नाम नहीं लिया उन्होंने और पूछा क्या? सेंट्रॉइड। तो ये ध्यान रखना है। अब मेरे बच्चे यहां पे कुछ और चीजें जो हमें पता होनी चाहिए और उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगला है जी इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। किनका मीटिंग पॉइंट होता है इन सेंटर? जी हां, आप सबको पता होना चाहिए, मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। एक ट्रायंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर एक्चुअली ट्रायंगल के इंस्क्राइब सर्कल का सेंटर भी होता है। जी हाँ, यदि ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया जाए जो तीनों साइड्स को टच करता है तो इन सेंटर जो है उस सर्कल का सेंटर भी है। जी हाँ, इसका सेंटर। और वैसे देखें तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। ठीक है, इन सेंटर को नॉर्मली आई से लिखा जाता है। अब बात आती है कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। मेरे बच्चे, यदि आपको ए दिया हुआ है x1, y1, बी दिया हुआ है आपको से x2, y2 और सी दिया हुआ है x3,
y3। तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इन सेंटर आएगा वो ये आएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c। इसी तरह से यहां होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। जी हाँ, अब बात आती है कि ये ABC क्या है। ये कन्वेंशन तो आप लोगों को पता होगा, आप तो खेले खाए लोग हैं। जैसा मैं कहता हूं हमेशा कि भाई A के अपोजिट जो साइड होती है उसकी लेंथ को हम स्मॉल a से लिखते हैं, B के अपोजिट जो साइड होती है उसकी लेंथ को हम स्मॉल b से लिखते हैं, C के अपोजिट साइड लेंथ को हम स्मॉल c से लिखते हैं। यानी A एक्चुअली BC का लेंथ होगा, B AC का लेंथ होगा और C जो है वो AB का लेंथ होगा। ठीक है, तो ये लेंथ है। अब इसमें मैं तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं तो आपसे कहूंगा कि भैया बहुत आसान है, हर वर्टेक्स को अपोजिट साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। और स्केच बनाने का फायदा फिर दिखेगा, कौन ए कौन बी कौन सी मुझे नहीं पता और मुझे उसमें जाना भी नहीं है। मैं तो सिंपल एक बेसिक फंडा जानता हूं, इसको अपोजिट साइड से, इसको इसके अपोजिट साइड से, इसको इसके अपोजिट। देखो ऐसा ही हो रहा है, देखो आप। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया सर? कुछ नहीं, इसके लिए भी हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ध्यान रखना है कि हाँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जिन साइड से एंगल बन रहा है उन साइड के रेशो में डिवाइड करता है। तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो किस किस से बन रहा है? सी से और बी से बन रहा है। तो फिर ये अपोजिट साइड को सी और बी के रेशो में डिवाइड करेगा, यानी इसका जो डिवीजन का रेशो होगा वो C/B होगा। यानी ये पॉइंट डी जो है वो BC को C/B में डिवाइड करेगा। समझिएगा, किसी भी ट्रायंगल का किसी इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर जिन दो साइड से बना है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उन्हीं साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है। एंगल ए सी और बी से बना हुआ है तो एंगल ए अपोजिट साइड को सी और बी के रेशो में ही इंटरनली डिवाइड करेगा। तो अब मेरे पास यहां से डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। डी क्या आ जाएगा? मैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, आपको सेक्शन फॉर्मूला आता है, इसको इससे, यानी bx2 प्लस इसको इससे cx3 अपॉन b प्लस c, ऐसे ही y आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, अगला रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर को जिन साइड से बना है उनके सम और अपोजिट साइड के रेशो में डिवाइड करता है। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को जिन दोनों साइड से वो एंगल बना है उनके सम और अपोजिट साइड के रेशो में डिवाइड करता है। यानी एंगल ए का बाइसेक्टर यदि है तो इन सेंटर उसे b प्लस C/A के रेशो में डिवाइड करेगा। अब b प्लस C/A के रेशो में डिवाइड कर रहा है, मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, मेरे पास इसके वहां है, मेरे पास सेक्शन डिवीजन किस रेशो में हो रहा है, कैसे हो रहा है वो भी है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो यही आ जाएगा। ये है जी यहां पे इन सेंटर। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने आपको 3 लाइन दी तो उन तीनों लाइन को टच करने वाले कितने सर्कल्स बनेंगे? क्वेश्चन सुनिएगा वापस। मैंने आपको एक प्लेन में 3 लाइन दे दी हैं, उन तीनों लाइन को टच करने वाले कितने सर्कल बनेंगे? अब कुछ लोग कह रहे हैं 1, कुछ लोग के दिमाग में 4 आ रहा है। जो लोग 1 कह रहे हैं वो इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। जो 4 कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सर्कल यहां बन जाए। देखो आप, 3 लाइन आपने दी, तीनों से जो ट्रायंगल बना, एक तो उसका इन सर्कल, एक ऐसा भी हो सकता है कि वर्टेक्स सी के अपोजिट एक सर्कल होगा, वर्टेक्स ए के अपोजिट भी एक ऐसा सर्कल होगा, वर्टेक्स बी के अपोजिट भी एक ऐसा सर्कल होगा। यानी यदि मैं आपको 3 लाइन एक प्लेन में दूं और आपसे पूछूं कि कितने सर्कल होंगे जो उन तीनों लाइन को टच करेंगे, तो आप में से काफी लोग कहते हैं कि सर 4 होंगे। एक जो बोल रहे थे वो तो अब चुप हो गए, उनको भी दिख रहा है कि 4 तो हो रहे हैं भाई। लेकिन मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिपेंड करता है कि लाइन कैसी दी गई है। हाँ, अब कुछ लोगों के समझ में आया कि सर यदि लाइन आपने तीनों पैरेलल दे दी या तीनों कॉन्करेंट दे दी तो ऐसा कोई सर्कल नहीं होगा जो तीनों को एक साथ टच करे। हाँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ कहा है कि मैंने आपको प्लेन में 3 लाइन दी है, उनकी मैंने कोई पोजीशन, उनकी कोई और स्पेशलिटी मैंने आपको नहीं बताई। लेकिन यदि लाइन पैरेलल होगी
तीनों कोइंसिडेंट हो गई या तीनों कॉन्करेंट हो गई, हर केस में मुझे दिख रहा है भाई कोई सर्कल नहीं होगा। लेकिन यदि लाइन ऐसी हो जाए, दो पैरेलल एक उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसे केस में दो सर्कल होंगे जो तीनों लाइन को टच कर रहे होंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि तीनों लाइन मिलकर ट्रायंगल बना रही है, तब चार सर्कल होंगे। तो जो चार सर्कल का आंसर है वो कब है, जब तीनों लाइन मिलके ट्रायंगल बनाए। तो ये जो पहला आपने सर्कल बनाया बच्चे, इसे बोलते हैं इन सर्कल, और ये जो तीन सर्कल ऐसे बनेंगे, दिस इज नॉन एज एक्स सर्कल्स, और इनके सेंटर को बोलते हैं एक्स सेंटर। और ये एक्स सेंटर किन का मीटिंग पॉइंट होता है, ये होता है दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। ध्यान दीजिएगा, एक्स सेंटर दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है, रेशो वही होता है। तो फिर यदि मैं अब आपसे कहूं कि क्या आप मुझे ट्रायंगल के एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, जी हां बिल्कुल दे सकते हैं। वर्टेक्स ए के अपोजिट एक्स सेंटर को नॉर्मली आई ए से लिखा जाता है, और ये बिल्कुल इन सेंटर का ही फॉर्मूला होता है। बस फर्क क्या है, ए के अपोजिट वाले में क्या होगा, ए के अपोजिट वाले में ए तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट लेगा, भाई क्या बोला, दो एक्सटर्नल एक इंटरनल का हाँ क्या कहते हैं मीटिंग पॉइंट है, तो यहां इंटरनल एंगल होगा ये। तो ये जो है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को अब एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। भाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो यहीं खत्म, लेकिन एक्स सेंटर यहां है, तो फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का एक्स सेंटर किस तरह से डिवीजन कर रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, जी हाँ एक्सटर्नल। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि ए के अपोजिट वाला एक्स सेंटर लेना है तो इंटरनल डिवीजन को एक्सटर्नल डिवीजन में बदल देना है, और इंटरनल डिवीजन को एक्सटर्नल डिवीजन में बदलने का तरीका माइनस। जी हाँ, आप बस इस दोनों जगह ए को माइनस ए से बदल देंगे। ए के अपोजिट एक्स सेंटर माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से यहां पर माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और आई बी में बच्चे अब आप समझ गए हैं, समझदार हैं आप तो, क्या कि आई बी में क्या हो जाएगा, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू और प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, ऐसे ही चलेगा। और आई सी में सी को माइनस सी से बदल देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये है एक्स सेंटर। तो अब हमारा सेंट्रॉइड हो गया, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, इन सेंटर हो गया मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और क्या हो गया है एक्स सेंटर मीटिंग पॉइंट ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इज दैट क्लियर? यस। ये तो हो गया इन सेंटर, एक्स सेंटर और सेंट्रॉइड। अब यहां पर एक और चीज है और वो है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर किन का मीटिंग पॉइंट होता है? जी हाँ, ये पता होना चाहिए। दिस इज मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर की एक और खासियत होती है कि ये ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला तो है लेकिन वो काम में नहीं लेते हैं। मैं बता देता हूं फॉर्मूला क्या है। ए एक्स वन कॉमा वाई वन है, बी एक्स टू कॉमा वाई टू है और सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री है। इसका फॉर्मूला मेरे बच्चे ये जो है ये सर्कम सेंटर ओ है, तो यहां फॉर्मूला ओ का थोड़ा अजीब होता है। ये होता है एक्स वन साइन टू ए प्लस एक्स टू, अच्छा यहां आप देखिए, हाँ एक्स टू साइन टू बी प्लस एक्स थ्री साइन टू सी अपॉन यहां पर वही साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी होता है, y1 साइन टू ए प्लस y2 साइन टू बी प्लस y3 साइन टू सी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब ये हमें यूज नहीं करना होता है। क्यों यूज नहीं करना होता है भाई? एंगल ए निकालने का तरीका, एंगल ए कैसे निकालेंगे? आपको तो वर्टिसिस दिए हुए हैं, वर्टिसिस से एंगल ए कैसे निकालोगे? हालांकि
वर्टिसेस से हम ट्रायंगल के इंटरनल एंगल निकालना सीखेंगे, लेकिन वो आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके दिमाग में आ रहा है इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, ये m1 है ये m2 है, तो एंगल अल्फा जो है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ना भैया, इतना आसान नहीं है। वो आपको एक्सटर्नल एंगल भी दे सकता है। अब कोई नहीं सर हम एक्यूट एंगल ले लेंगे, भैया ये भी पता नहीं है कि ट्रायंगल एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है, कुछ पता नहीं है। तो ये एक्चुअली बहुत एम्बिगुअस केस है, इसमें इतना आसान नहीं होता है एंगल ABC जज करना, तो हम उस पर जाते ही नहीं है। उसमें भी साइन यूज कर रहा है, ठीक है। आप निकालोगे, यदि निकालोगे तो भी 10 की वैल्यू, तो इतना आसान नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते। तो इस फॉर्मूले में कोई यूज नहीं करेंगे तो सर्कमसेंटर निकालना कभी आ गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं। सर्कमसेंटर इस सर्कल का सेंटर है, तो OA OB OC ये बराबर होंगे, तो आप सॉल्व करेंगे हमेशा OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर। आप क्या करेंगे? लेट द सर्कमसेंटर बी अल्फा कॉमा बीटा। अब आप उस अल्फा कॉमा बीटा की इससे भी यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे, इससे भी डिस्टेंस निकालेंगे, इससे भी डिस्टेंस निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ऐसा करने से अल्फा बीटा की 3 लीनियर इक्वेशन आपके पास आएगी, एक बार इन दोनों को इक्वल करने से, एक बार इन दोनों को इक्वल करने से, एक बार इन दोनों को इक्वल करने से। अननोन अल्फा बीटा है, इक्वेशन आ गई 3, आप कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करो और आपके हाथ में सर्कमसेंटर होगा। ये सबसे सही तरीका है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो साइड के हैं उनका मीटिंग पॉइंट है, तो मैं साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लूं, ये दोनों पॉइंट है, मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट आ गया, इस लाइन का स्लोप है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी आ जाएगा। इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, कोई भी 2 बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली साइड के बाइसेक्टर की, उनको सॉल्व किया, सर्कमसेंटर आ गया। लेकिन ये तरीका कहीं ज्यादा आसान है, हम इसी को लगाएं। इसके प्रूफ की बात करें तो कुछ नहीं भैया, वही रिजल्ट हैं जैसे वैसे ही आपको यहां पहले एक पॉइंट निकालना पड़ेगा जो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ज्योमेट्री से, वो रेशो आप निकाल लोगे sin 2a sin 2b। जी हाँ, इसलिए उन पे हमें नहीं जाना है, आप तो ये याद रख लो ये फॉर्मूला, लेकिन याद जरूर होना चाहिए, काम में नहीं लेंगे। फिर पॉइंट्स में आखिरी पॉइंट है और वो है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर की बात करें तो किन का मीटिंग पॉइंट? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। जी हाँ, ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला है उन्हें बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा? ऑर्थोसेंटर होगा। तो ये ऑर्थोसेंटर हो गया। से ये एक्स ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैंने ए से BC पे परपेंडिकुलर डाला, बी से मैंने यहां AB पे परपेंडिकुलर डाला, और इसी तरह से मैंने B से AC पे परपेंडिकुलर डाला। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज नॉन एज ऑर्थोसेंटर। नॉर्मली इसको H से लिख रहे होते हैं। इसका भी फॉर्मूला है मेरे बच्चे, और वो भी काम का नहीं है। क्या है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। वो है मेरे बच्चे x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c, और ऐसे ही y वाला है। ये भी काम का नहीं है, रीजन भी कि यहां भी एंगल ABC, इंटरनल एंगल ABC निकालने पड़ेंगे, तो वो फिर आसान नहीं है, तो इस फॉर्मूले को भी हम यूज नहीं करेंगे। फिर इसमें ऑर्थोसेंटर कैसे निकालेंगे? ऑर्थोसेंटर निकालने का सबसे सटीक अप्रोच क्या होगा? आप कोई भी 2 ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अब ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? वैसे तो आप सब खेले खाए पढ़े लिखे लोग हैं, आपको बताया जा सकता है, आप निकाल भी सकते हैं। मेरे बच्चे ये पॉइंट आपके पास है, ये दोनों पॉइंट आपके पास है, ये दोनों पॉइंट है, तो लाइन BC का स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से बिल्कुल आ जाएगा। और यदि इसका स्लोप है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है, ये स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, इस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख दोगे, ऐसे ही इसकी इक्वेशन लिख दोगे, 2 की इक्वेशन लिखी, सॉल्व किया, और आपके पास क्या आ जाएगा? ऑर्थोसेंटर। और एक और तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं, और वो क्या है वो देख लीजिए कि हर ट्रायंगल में सेंट्रॉइड जो है वो सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। हर ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, और सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो मैं इस वाले मेथड से सर्कमसेंटर निकाल दूंगा, सेंट्रॉइड का मेरे पास फॉर्मूला है, और अब सेक्शन फॉर्मूले का रेशियो मेरे पास है, तो सेक्शन फॉर्मूले से मैं H निकाल लूंगा, यानी ऑर्थोसेंटर निकाल लूंगा। ये एक और तरीका है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्या है? फॉर ऑल ट्रायंगल, फॉर ऑल ट्रायंगल्स एक्सेप्ट
इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के सारे ट्रायंगल के अंदर सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एक ही लाइन में होते हैं। बस ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर के ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को 1:2 के रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पे तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं? कोइंसिडेंट, वेयर ऑल थ्री गेट कोइंसिडेंट, जहां सारे के सारे यानी तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं? एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। जी हाँ, बाकी सारे ट्रायंगल के अंदर ऐसा होगा। चलिए जी, आज की क्लास के लिए हमने इतना ही थ्योरी करना है। हम यहाँ पे यदि पॉइंट वाले सेगमेंट की बात करें तो सिर्फ एरिया रह जाता है, बाकी सारा थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में हम वो एरिया की थ्योरी और देख के और हमारे प्रैक्टिस सेशन पे मूव करेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। ये पॉइंट वाला सेगमेंट हमने डिस्कस किया है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बच्चे, एंजॉय करते रहें।